प्रोग्राम में शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। लॉन्ग मार्च पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ आमने सामने, ब्रेक थ्रू ना हुआ तो नुकसान सबका होगा। सऊदी अरब से अरबों डॉलर सरमायाकारी की उम्मीद, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कद्र में बेहतरी। फूलों का शहर पत्तों की कचरा कुंडी में तब्दील, कश्मीर का कदीमी गांव कई दिहाइयों से साफ पानी से महरूम। तारीख का जबर है या जमहूरियत की खूबी, एशियाई नजाद ऋषि सोनाक बरतानिया के नए वजीर आजम मुकर्रर हो गए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करें, आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का केन्या में मारे जाने वाले सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर आज़म ने हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया है। कमीशन का सरबराह सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदों को भी कमीशन में शामिल कर सकेगा। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि वज़ीर आज़म ने यह फैसला मरहूम अरशद शरीफ के कत्ल के असल हकायक के तयन के लिए किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में हिदायत भी जारी कर दी हैं और कहा है कि कमीशन में ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जिन पर मरहूम अरशद शरीफ के अहले खाना को एतबार हो। बिल्कुल, और अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान ने गुज़श्ता रोज अपनी ब्रीफिंग में अरशद शरीफ के कत्ल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है और केन्या की हुकूमत पर मामले पर जोर भी दिया गया है। आपको बताया कि उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, आपको सुनाते हैं। Condolences to you. I express my condolences to Arshad's colleagues, to his loved ones, to family members, to all those who knew him, who knew his work. We're deeply saddened by the death of Arshad Sharif. We encourage a full investigation by the government of Kenya into his death. It's not entirely clear that we know all the circumstances at this point regarding what led to his death, but we do urge a full investigation. तो नाज़रीन, हमारे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी अरशद शरीफ के मामले पर बातचीत की है, ज़रा वो भी सुनिए। मैं बहैसियत पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा, एक पाकिस्तान की शहरी, एक पाकिस्तान का जर्नलिस्ट कत्ल हुआ है और बहुत ही मुनासिब होगा कि उस मुल्क जहाँ से ये जुर्म हुआ है या जहाँ से ये इंसिडेंट हुआ है वहाँ एक तफसीली इन्वेस्टिगेशन हो। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। इंतजार रहे कि जल्द अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल की शफाफ तहकीकात कौम के सामने आएंगी और मुल्क भर में फैली अफवाहों का खात्मा हो जाएगा और अरशद शरीफ के अहले खाना और उनके दोस्त अहबाब जहनी असियत से बचेंगे, जबकि सोशल मीडिया पर कौमी इदारों को बिला वजह तज़हीक का निशाना बनाने वाले कानून के शिकंजे में आएंगे। और जुडिशल कमीशन के ऐलान पर बात भी की जा रही है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। तो नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद हैं। सीनियर तजियाकार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद वली साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ज़रा बताइएगा कि आज हुकूमत की जानिब से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि जुडिशल कमीशन का ऐलान कर दिया गया है अरशद शरीफ के मामले पर, तो क्या समझते हैं कि इस ऐलान को किस तरह से देखते हैं? क्या ये जुडिशल कमीशन वाकई में इंक्वायरी कर पाएगा? देखिए, एक तो बहुत अफसोसनाक ख़बर ये मिली है। हमारे कुलीग जिन्होंने हमने दोनों ने डॉन न्यूज़ और दुनिया में इकट्ठे काम किया और बड़ा ज़बरदस्त जर्नलिस्ट थे, पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट में उनका शुमार होता था। और ठीक है, कुछ चीज़ें इख्तलाफात होते हैं जर्नलिस्टों के आपस में भी किसी इशू के ऊपर, किसी मौके के ऊपर, लेकिन जिस तरह से जिन हालात में अरशद शरीफ गुज़रे हैं, जिन हालात में पाकिस्तान छोड़ के उनको जाना पड़ा और वहाँ पर जाके पनाह या मुख्तलिफ मुल्कों में जाके वो पहले दुबई में गए सुना, फिर उसके बाद वो केन्या में गए और उसके बाद वहाँ पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े में उनका इंतकाल हो गया है, उनकी मौत वाक़या हुई और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान को केन्या की हुकूमत के ऊपर सख्त दबाव डालना चाहिए कि किस तरह से एक पुलिस के नाके के ऊपर इस तरह फायरिंग करके एक पाकिस्तानी जो टॉप जर्नलिस्ट हैं अरशद शरीफ, उन्होंने हलाक किया और ये बड़ा सीरियस वाक़या है और पाकिस्तान में इसमें बड़ा गम गुस्सा भी पाया जाता है। बहुत सारे लोग जो है उनके फ़ैन थे, उनकी जो फैमिली है
उनको भी हम जानते हैं, वो फैमिली जो है किन हालात में गुजर रही है। उनके आपको पता है कि तकरीबन कुछ अर्सा पहले उनके वालिद का इंतकाल हुआ, तो उनके भाई जो हैं वो वहाँ पर आ रहे थे, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, तो उनके भाई की भी उसी दिन डेथ हो गई। तो इस तरह उनकी बूढ़ी वालदा जो हैं वो अपने बच्चों से महरूम हो गई। आज अरशद शरीफ जो हैं वो भी चले गए और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ा बड़ा दिल जो है बड़ा दुखता है कि इस तरह का दिन देखना पड़ना था हमें पाकिस्तान में। और ख़ास तौर पे हुकूमत ने जो ऐलान किया है कि एक जुडिशल कमीशन बनाएंगे, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो किन मुहर्रकात पर होगी, क्या वाक़यात होंगे, क्या असबाब होंगे कि वो किस तरह से उनके साथ ये वाक़या पेश आया है। क्या पाकिस्तान जो है वो केनिया की हुकूमत के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन करेगा या यहाँ बैठकर किन महकमों को बुलाया जाएगा, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, और मेन चीज़ है कि किन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी है, ये तय होना उस जुडिशल कमीशन में। और ख़ास तौर पे आपने देखा कि ISPR की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने भी जोर लगाया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। बिल्कुल सर, अभी जिस तरह से कयास आराइयाँ की जा रही हैं, कई शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं आवाम के दिलों में कि आखिर ये मर्डर था, हादसा था, या बाय मिस्टेक गलती से गोली लगी सहाफ़ी को, अरशद शरीफ को। सर अभी सवाल ये पैदा होता है कि जुडिशल कमीशन तो बना दिया गया है, इससे पहले भी कई जुडिशल कमीशन बने जिसकी इंक्वायरियां आज तक चलती आ रही हैं। अगर हामिद मीर की बात की जाए, हामिद मीर को जब गोलियां लगी थी कई साल कबल, तो जब भी जुडिशल कमीशन बना था जिसकी रिपोर्ट आज तक मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकी। तो सर अभी ये सवाल पैदा होता है कि इस जुडिशल कमीशन के पास क्या इख्तियारात होंगे, कितना बाइख्तियार होगा ये जुडिशल कमीशन? देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी जुडिशल कमीशन बने वो उनके सिर्फ दायरा कार ये होता है कि वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करके बयानात कलमबंद करके तो एक रिपोर्ट जारी करते हैं। इससे आगे जो है पाकिस्तान में ऐसी कोई हमने नहीं देखी मिसाल जिसमें कोई इतना बड़ा जुडिशल कमीशन बना हो और उसके बाद उसकी तहकीकात, उसकी फाइंडिंग्स के बाद उस पर बाकायदा अमल दरामद कराया गया हो। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि अगर इस तरह के जुडिशल कमीशन, और ख़ास तौर पे जो कहा जा रहा है कि उनकी जो फैमिली जो है उनको एतमाद हो उनकी फाइंडिंग्स के ऊपर, ये बड़ा ज़रूरी है कि उनकी फैमिली एतबार करे कि हाँ जी ये जो जुडिशल कमीशन बना था उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उससे हम एग्री करते हैं। और ख़ास तौर पे जो केनिया के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है वो भी बड़ी शफाफ होनी चाहिए, क्योंकि केनिया की जो पुलिस है वो बड़ी बदनाम है दुनिया भर में कि वो इस तरह से बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को हलाक किया अपना पुलिस मुकाबले में या वैसी फायरिंग कर दी। अब देखें ये वाक़या ऐसा है कि कार में अगर वो वहाँ पे गुजर रहे थे तो बग़ैर आपने इन्वेस्टिगेशन, बग़ैर आपने किसी जाने के इसमें कौन सवार हैं, आपने फायरिंग कर दी और उनको हलाक कर दिया। और उसके बाद आप पुलिस जो है वो स्टेटमेंट दे रही है कि ये मिसटेकनली हमसे ये फायर हुआ है, मिसटेकनली ये हलाकत हुई है। तो इतना बड़ा वाक़या हो गया है और केनिया की हुकूमत जो है, यकीनन ये बड़ा अलमनाक वाक़या है और पूरी कौम बिलखुसूस सहाफ़ती जो बरादरी है हमारी उस पर हर तरह से उदासी छाई हुई है। बल्कि आलमी बरादरी की भी बात की जाए तो आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया और उन्होंने भी केनिया को हिदायत की कि इसके तमाम तर पहलुओं की तहकीकात होनी चाहिए। तो क्या समझते हैं कि अगर जुडिशल कमीशन बनाया जाता है तो किन किन इदारों को इसका हिस्सा होना चाहिए, कौन कौन इसमें जो है वो पार्टिसिपेंट के तौर पर काम करें और वो तमाम तर पहलुओं को कवर करें? देखें, ये जो जुडिशल कमीशन होगा वो एक जज साहब होंगे लाहौर हाई कोर्ट के या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो वो हाई कोर्ट के जज जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो फिर मेंबरान या सिंगल मेंबर भी हो सकता है। ये जो कमीशन है, कई ऐसे कमीशन बने जो एक रुकनी कमीशन होता है। तो हमारा यानी जर्नलिस्ट कम्युनिटी जो है उनका तो मुतालबा ये होना चाहिए कि इसकी इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा कमीशन बने जो वहाँ जाकर केनिया में जाके पूरी इसकी रिपोर्ट जो है मुरतब करे, क्योंकि केनिया का मीडिया जो है वो बहुत सारे सवालात उठा रहा है कि क्या वजूहात बनी, किन वजूहात की बिना पर यह वाक़या पेश आ रहा है। क्योंकि केनिया की भी ऑब्वियसली पूरी दुनिया में इस वक्त उनके ऊपर सख्त तनकीद की जा रही है और उनकी हुकूमत को चाहिए कि वो इंटरनेशनल किसी कमीशन को इन्वाइट करें जिसमें जर्नलिस्ट भी शामिल हों, इन्वेस्टिगेटर्स हों और वो आके वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करें। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फेयर, ट्रांसपेरेंट, कंक्लूसिव जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन, ताकि इसके पीछे जो भी मुहर्रिकात हैं वो सामने आ सके। नाज़रीन आगे चलें और अब बात
बात करते हैं हैजान अंगेज कौमी सियासत की, जहां हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान लॉन्ग मार्च को लेकर लफ्जी जंग भी जारी है। गुज़िश्ता दिनों मुज़ाकरात की बात चली, लेकिन तोशाखाना रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले ने मुमकिना ब्रेक थ्रू को डेडलॉक में बदल दिया है। बाद अज़ा इमरान खान के मुज़ाकरात के बेनतीजा होने और जुम्मे तक लॉन्ग मार्च की तारीख देने के ऐलान ने तनाव में मजीद इजाफा कर दिया है। और चैनल से तो बातचीत हमेशा होती रहती है, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा बातचीत करती है, लेकिन मुझे कोई नहीं नजर आ रहा कि इसका कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि मुज़ाकरात किस चीज के लिए, हमने किस चीज के लिए करने हैं? हम इलेक्शन चाहते हैं। जुमे को मैं अनाउंस कर दूंगा अपनी डेट लॉन्ग मार्च की, जुमे को अनाउंस कर दूंगा किस दिन निकल रहे हैं हम। अलबत्ता मुशीर वज़ीर आज़म कमर ज़मान कायरा ने इमरान खान और उनकी जमात को इस्लामाबाद के अंदर मशरूत एहतजाज की बात ज़रूर की है। आइए आपको सुनाते हैं। बाद आना चाहते हैं, ज़रूर एहतजाज करना चाहते हैं, हक है, लेकिन उसके पैरामीटर्स पहले तय करने होंगे। अगर उसके बगैर चढ़ाई करके हल्ला करके इस्लामाबाद की इमारतों पे और आप इक़्तिदार पे कब्जा करने के दावे करके चलेंगे तो फिर हर मुमकिन हर आईनी और कानूनी हथकंडा इस्तेमाल करते हुए हम आपको रोकने के पाबंद हैं। ये ख्वाहिश नहीं है, हम कानूनन आईनन पाबंद हैं कि हम आपको रोकें। नाज़रीन, कमर ज़मान कायरा की गुफ्तगू आपने सुनी, तो आगे बढ़ें और आपको बताएं कि क्या लॉन्ग मार्च ही कौमी सियासी मसाइल का हल है? क्या हुकूमत तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात या मुफाहमत की सब उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं? इस मौजू पर तमाम तर तफसीलात पर बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि जिस तरह से लिंगर ऑन किया जा रहा है, लॉन्ग मार्च की कोई फाइनल डेट दी नहीं जा रही और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि लॉन्ग मार्च की बजाय एहतजाज करने पर भी फोकस होगा, तो क्या समझते हैं कि क्यों डिले आ रहा है? क्या जो बैकग्राउंड राब्ते या मुज़ाकरात की इतलात हैं उनकी वजह से इंतज़ार किया जा रहा है, या PTI को ये डाउट है कि आवाम उस तरह से निकलेगी नहीं जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल है दोनों वजूहात थी जी। पहला तो ये कि 25 मई को जो लॉन्ग मार्च का नतीजा निकला था वो इमरान खान साहब को याद था, और दूसरा ये कि कुछ बैकडोर राब्ते भी थे और कोशिश की जा रही थी कि किसी किस्म की कोई सेटलमेंट हो जाए, लेकिन जैसे कि आपने खुद फरमाया अभी थोड़ी देर पहले कि वो मामला तो अभी तोशाखाना केस में फैसले के बाद कहीं पीछे चले गए हैं। तो अब मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च जो है वो ऑप्शन बचता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान साहब के लिए। और मेरा ख्याल है कि अभी सिचुएशन जितनी नाजुक है, फ्रेजाइल है, वल्नरेबल है, गिवन द फैक्ट कि थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को सुन रहा था, आप अरशद शरीफ साहब के ऊपर सेगमेंट कर रहे थे और जुडिशल कमीशन की भी बात कर रहे थे। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये बना हुआ है, अरशद शरीफ है, और उसको लेकर लोग इस वक्त परेशान भी हैं, उनके ज़हनों में बहुत सारे सवालात भी हैं। और अब जबकि हुकूमत ने खुद जुडिशल कमीशन भी बना दिया है और GHQ की तरफ से भी खत लिखा गया है, और DGISPR का शॉट भी मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो इस सारी सिचुएशन में अब अगर लॉन्ग मार्च होता है और उसको आगे लेकर बढ़ा जाता है तो हालात कुछ इतने अच्छे मुझे तो नहीं लग रहे। बिल्कुल सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, अभी कुछ देर कबल राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने भी PTI में लॉन्ग मार्च पर अबहाम की बात कर रहे हैं, और गुज़िश्ता रोज भी जो के बयानात आ रहे हैं उससे तो यही वाज़ेह हो रहा है कि दोनों अपने मौके पर डटे हुए हैं। तो अगर इसी तरह की सूरत हाल रहती है तो क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में तो मुल्क में एक तसादुम का आलम होगा हर जगह पर? में अभी ये जो anti-PDM सेंटिमेंट है ये शायद बढ़ जाए, ये बढ़ जाएगा। और लोग जो है इमरान खान अब अगर कॉल देते हैं जुमे को तो मेरे ख्याल में पहले जितने लोगों ने आना था उससे ज़्यादा लोग शायद उनको ज्वाइन करें और वो वहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचे भी। फिर जाहिर बात है हुकूमत के पास रियासत की ताकत है, वो कहते हैं जी कि हम वहाँ पे फोर्सेस जो है उनको तैनात कर देंगे और उसके बाद फिर कानून का इतलाक होगा। तो जाहिर बात है वो फिर एक तसादुम की सी कैफियत होगी और सूरत हाल होगी और कुछ इतने अच्छे मनाजर नहीं होंगे जो मुझे भी नहीं पसंद आएंगे, आप लोगों को भी नहीं पसंद आएंगे। लेकिन फिलहाल लग ऐसा ही रहा है कि हालात इस तरफ जा रहे हैं। जी सर, अरशद शरीफ के मर्डर की अभी आपने बात की, उनके बाद यकीनन सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। ऐसे में अगर लॉन्ग मार्च होता है तो आप क्या देखते हैं? शदीद सियासी तनाव ऑलरेडी जो है वो मुल्क में मौजूद है, किस तरह से डील करना चाहिए हुकूमत को और तहरीक इंसाफ को इस मोमेंट पे? सबसे पहले तो जो जुडिशल कमीशन की बात हुई है, मेरे ख्याल में
फौरी तौर पे इस पे साफ शफाफ तहकीकात एक होनी चाहिए, एक इंक्वायरी होनी चाहिए, फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए, चीज़ें सामने आनी चाहिए। उसकी रोशनी में अगर कोई मामलात ऐसे लगते हैं जिस तरह से इमरान खान साहब ने तो आज बड़े खुले अल्फाज में ये कहा है कि कोई माने ना माने, मैं जानता हूँ कि टारगेटेड किलिंग थी, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। अब इमरान खान का बयानिया आप लोगों को भी पता है कि बिकता है। इमरान खान बैरूनी साजिश की बात करते हैं तो वो लोग मानते हैं। अभी सवाल ये पैदा होता है, सॉरी सर कता कलामी के लिए माजरत चाहती हूँ सर, अभी हुकूमत और तहरीक इंसाफ में क्या लगता है आपको, दोबारा कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं कि वो एक पेज पर आ जाएं और इस तरह से जो ये लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं इमरान खान जुमेरात या जुम्मे को, वो शायद मुअत्तल हो जाए या वो ना कॉल दे, क्या लगता है आपको? मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। हालात थोड़े अब बिखर से गए हैं। अभी मामला जो है ना वो मुझे इस तरह से अब एक मेज पे बैठ के हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब मुझे लग रहा है कि दोनों पार्टी जो है वो अपने तय जितना जोर लगा सकती हैं वो लगाएंगी और इसी तरह मामला फिलहाल आगे चलेगा। अभी मुश्किल लग रहा है कि ये दोनों आपस में बैठ जाएं और सेटल कर लें, क्योंकि अभी आप देखें थोड़ी देर पहले वो मरियम नवाज ने जो ट्वीट किया अरशद शरीफ के हवाले से, फवाद चौधरी ने उसके ऊपर रिप्लाई दिया, तो अजीब व गरीब सी सिचुएशन है। जिस तरह से आपने शुरू में बात की कि वजूहात दोनों हो सकती हैं, मुज़ाकरात भी एक वजह हो सकती है लॉन्ग मार्च की डेट को लिंगर ऑन करने के लिए, तो क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें किसी सीनियर जो सियासतदान है उसकी कमी नहीं महसूस की जा रही कि वो यहाँ पर आए और एक ब्रिज का किरदार अदा करे, जिस तरह हमने माजी में देखा है कि काजी हुसैन अहमद मरहूम हो या नवाबजादा जो हैं वो उन्होंने भी कई सूरत हाल में इस तरह का कलीदी किरदार अदा किया। तो क्या समझते हैं कि इस वक्त कोई ऐसा सीनियर सियासतदान जो इस तमाम तर सूरत हाल में एक कलीदी किरदार अदा कर सके? कौन हो सकता है आपके ख्याल में? नवाबजादा मरहूम जो हैं वो अपना उनका एक ऐसा कद था, काजी साहब का भी था, लेकिन अभी दौरे हाजिर में तो आपको इस तरह का कोई बंदा नजर नहीं आता है। और यही लोग अब सीनियर हैं। इमरान खान साहब 70 साल के हैं, नवाज शरीफ साहब 70 साल के हैं, शहबाज साहब 70 साल के हैं। अब इनसे ज्यादा सीनियर मैं आप कहाँ से ढूंढ के लेके आए, आप मुझे बताएं ना। अब यही लोग सीनियर हैं हमारे, यही लोग बड़े हैं, यही लोग लीडर्स हैं, इन्होंने ही बैठ के करना है। बाकी जितने इदारे हैं उनके जो हेड्स हैं वो भी सीनियर्स हैं, तो और कहाँ से आप बंदा ढूंढ के लाएंगे इस वक्त? अब इन्हीं लोगों को बैठ के करना है जो कुछ करना है और कौम ने देखना है, फॉलो करना है। बिल्कुल सर, अभी डेडलॉक और शदीद सियासी तनाव है, अभी आप जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? जमहूरियत का मुस्तकबिल तो मैं ताबनाक ही देखता हूँ पाकिस्तान में। देखें हम 2022 में हैं और चाहे जितने भी अंधेरे गहरे क्यों ना हो जाएं, हाँ जी। मुझे होप मिलता है यंग लोगों को देख के, जैसे आप लोग यहाँ पे बैठे अभी बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप लोगों को देख के होप मिलता है। बाकी यह है कि अपने हिस्से की शमा सारे जलाते जाएं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मुझे लगता है कि हम निकल आएंगे इन हालात से और बेहतर ही होंगी चीजें इंशाल्लाह। सही सर, एक और चीज़ पे निशानदेही कर दीजिएगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से तो निकल चुका, उसके असरात मैशत पर भी आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का सियासी अदम इस्तेहकाम लाहक है इस मुल्क में, तो क्या समझते हैं कि मैशत के लिए भी अच्छी उम्मीदें रखना फिल वक्त फजूल नहीं लगेगा? अभी मुश्किल थोड़ा इस वजह से है कि वो फैटफ वाला मामला तो चले हल हो गया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो तलवार लटक रही थी, लेकिन बराह रास्त उसकी वजह से हमारी मैशत को कोई नुकसान हो नहीं रहा था। वो हमारे अपने क्या हमारे सामने आ रहा था, हमारे अपने करतूतों का हम मजाला भुगत रहे थे, जो भी भुगत रहे थे। तो वो डॉलर अगर ऊंचा जा रहा था, रुपया गिर रहा था, स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर रही थी, तेल की कीमत ऊपर जा रही थी, गैस पेट्रोल बिजली सब महंगा हो रहा था, महंगाई पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सेकंड हाईएस्ट लेवल पे चली गई थी 1975 के बाद। तो इन सारी बातों का फैटअप से तो ताल्लुक नहीं था, ये तो हमारी अपनी मिस गवर्नेंस और हमारे अपने करतूत थे ना। तो हाँ, लेकिन एडिशनली वो फैटअप की तलवार लटक रही थी। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में चला जाता तो फिर तो वो बहुत ही हालात खराब हो जाते। तो इस हद तक ये खुशाइन है कि वो तलवार अब नहीं लटक रही, उससे हम बच गए। बाकी अपने मामलात अगर ठीक करें तो इसमें से भी बेहतर होंगी चीजें, लेकिन वो फौरी तौर पे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, उसके लिए लगता है कि टाइम लगेगा। सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से अब इमरान खान साहब को एहतजाज का भी मशवरा दिया जा रहा है, तो क्या समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च होगा या एहतजाज के हवाले से कोई हिकमत अमली अपनाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा रोज में?
कल में दोनों चीजें होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये मार्च तो करेंगे। पंजाब में इस वक्त इनकी हुकूमत है, KPK में इनकी हुकूमत है, तो वो मार्च शुरू होगा पेशावर से, लाहौर से। खान साहब मेरे ख्याल में पेशावर से ही आएंगे, जैसे पहले आए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सीनियर रहनुमा लाहौर से मार्च को लेकर चलेंगे, और वो मार्च फिर मेरे ख्याल में अगर वहां पर पहुंच जाते हैं और इस बार वो माइंड बना लेते हैं कि हमने नहीं उठना, तो वो धरने और एहतजाज की शक्ल इवेंचुअली फिर इख्तियार करेगा। लेकिन देखना यह है कि वो धरना अगर डिसाइड करते हैं कि हमने डी चौक पे देना है, तो उस हवाले से हुकूमत रियासत सेंसिटिव है। अगर वो किसी ऐसी जगह पर करते हैं जैसे F9 पार्क है, तो वो शायद कुछ दिन कर सकते हैं। जैसे मौलाना फजलुर रहमान आए थे धरना देने के लिए, तो काफी दिन वो बैठे रहे थे, मैंने उसको कवर किया था। अंसारुल इस्लाम भी वहाँ पे मौजूद था, उनके हिसार में उनके जितने भी मुजाहिरीन है, उन्होंने काफी दिन वहाँ पे धरना दिया था। ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान ऐलान किया है कि वो जल्द अज जल्द जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। जुमेरात और जुम्मे को देखना है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं या नहीं। नाज़रीन, एक बार फिर बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के मर्डर की। आपको बताया कि DGISPR ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर क्या गुफ्तगू की है, आपको सुनाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और इसके जो भी अवामिल और जो भी मुहर्रिकात थे उनको भरपूर तरीके से देखने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदर कीनिया के प्रेसिडेंट से भी बात की और हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत मुसलसल राब्ते में भी हैं और इस वाक़े से मुतालिक डिटेल्स मौसूल भी हो रही हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए हाईएस्ट लेवल पे। ऑल्दो कि कीनिया की गवर्नमेंट ने और उनकी पुलिस ने बड़ा वाज़ेह तौर पे एक्सेप्ट किया है ये इंसिडेंट जो हुआ है ये पुलिस की गलती थी, इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, लेकिन इसके साथ साथ उसके सर्कमस्टांसेस के ऊपर बहुत से सवाल उठे हैं जिनके ऊपर हमारा ये ख्याल है कि बहुत हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि तमाम चीज़ों को आखिर तक मुंतकी अंजाम तक इसको लेके जाया जा सके। और इसी मद में जो लोग मुख्तलिफ कयास आराइयाँ कर रहे हैं दे कैन ऑल्सो बी पुट टू रेस्ट। ये रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट को कि हाईएस्ट लेवल की तहकीकात होनी चाहिए ताकि जो भी लोग ये कयास आराइयाँ कर रहे हैं दोज स्पेकुलेशंस कैन बी पुट टू रेस्ट। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर लोग इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और उस साने को जवाब बनाकर मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों को टैकल करने के लिए एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन और थॉरो तहकीक बहुत ज़रूरी है ताकि इन सबको ये जवाब मिल सके। मैं समझता हूँ कि ये तहकीकात सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ, बल्कि इन सर्कमस्टांसेस की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने उनको मजबूर किया यहाँ से जाने पे, वो कैसे गए, इस दौरान कहाँ पे रहे और व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू दिस इंसिडेंट, ये सारा कुछ कैसे हुआ। बिकॉज इन तमाम स्टेजेस पे अनफॉर्चुनेटली बार बार कोई ना कोई जवाब बनाकर एट द एंड ऑफ द डे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी जाती है और इदारे की जानिब इल्ज़ाम तराशी की जाती है। सो दिस स्पेकुलेशन हैज टू कम टू रेस्ट एंड वी हैव टू पुट इट टू एन एंड। और इसके ऊपर इसी वजह से हमने ये हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की और हमने साथ ये भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो लोग ये इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और जिन बगैर किसी एविडेंस के मन घड़त इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, DGISPR की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आकर बात करेंगे सऊदी सहराओं से आने वाली ठंडी हवाओं के झोंकों की। स्टे विद अस। अब आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आजकल सऊदी अरब के दौरे पर हैं, जहाँ आज दोनों मुल्कों के हुक्काम $10 अरब सरमायाकारी के MOU पर आज शाम दस्तखत करेंगे, जबकि आइंदा माह वली अहद मोहम्मद बिन सलमान दौरे पाकिस्तान के मौका पर तारीख साज सरमायाकारी मुआहिदों को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। आपको बताया कि दोस्त मुल्कों से सरमायाकारी की उम्मीदों में रंग भरने लगा है और कुछ रोज पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात के हवाले से क्या कहा था, ये भी सुनिए।
अपनी कौम को तरक्की और खुशहाली की तरफ दौड़े ले जा रहे हैं, और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। तो नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और सूरत-ए-हाल ये है कि एक तरफ पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से भी निकल चुका है, जिसके मैशत पर मुस्बत असरात भी आ रहे हैं, और इसी असना में सऊदी अरब का जो दौरा है वो भी काफ़ी ठंडी हवाओं की उम्मीद ज़ाहिर कर रहा है। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, सलमान शाह साहब हमारे साथ बातचीत करेंगे। माहिर मैशत है और मैशत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर है, और वहां से अच्छी उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान की मैशत को बिलखुसूस बड़ा सहारा मिलने वाला है। सबसे पहले ये बताइएगा कि आज अगर 12 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर जो दस्तखत होने जा रहे हैं दोनों की जानिब से, इसको किस तरह से देखते हैं और इसका बराह रास्त मैशत पर क्या असर होगा? देखिए, हमें पहले तो मैशत का समझना चाहिए कि मसला हमारी मैशत में क्या है। मसला ये है कि हमारे ऊपर बैरून मुल्क कर्जा जात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। तकरीबन 130 अरब डॉलर के कर्जा जात हैं, जिसमें से हर साल हमें तकरीबन 20 अरब डॉलर वापस करने होते हैं या दोबारा से रीफाइनेंस करने होते हैं। और इस वक्त आलमी मंडियों में पाकिस्तान के पास कोई गुंजाइश नहीं है जाने की, क्योंकि पाकिस्तान का रिस्क जो है वो बहुत आसमान पे चढ़ चुका है। और इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपके जो दोस्त ममालिक हैं वो IMF के साथ मिल के पाकिस्तान की मदद करें। और दोस्त ममालिक में सऊदी अरेबिया, चीन, UAE वगैरह हैं, जो जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी भी की, और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने डिपॉजिट्स भी रखे। अब मसला ये है कि वो जो पहले डिपॉजिट्स रखे हुए थे वो उनकी मुद्दत अब पूरी हो गई है। अब हमें उन डिपॉजिट्स को वापस करने हैं और नए डिपॉजिट्स लेके आने हैं और उसमें इजाफा भी करना है। ठीक सर, तो अभी आपने डिपॉजिट्स की बात की है सर, अब आपको आइडिया होगा सऊदी वली अहद आइंदा पाकिस्तान आ रहे हैं, इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? सऊदी पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स पर भी अरबों की सरमायाकारी होगी, पाकिस्तान के लिए कितनी मुफीद साबित होगी ये चीज़ें? जी, अब दूसरी जो स्टेज है, सबसे पहले तो स्टेबलाइज करने के लिए स्टेट बैंक में पैसा जाना बहुत जरूरी है, और जो पुराने कर्जे हैं उनको रोल ओवर करना या दोबारा से शुरू करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरी चीज ये है कि नई सरमायाकारी की जाए और वो भी तेजी से की जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और अनफॉर्चुनेटली पहले दहशतगर्दी जो रही है पिछले 10-15 साल उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। तो अब वो वक्त आया है कि हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत जरूरी है। सो ये सारी चीजें अगर मुकम्मल होती जा रही हैं और उसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये सिर्फ एग्रीमेंट्स नहीं है बल्कि इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी जो है अपनी मुश्किलात से निकलना शुरू होगी और ग्रोथ की तरफ जाएगी। बिल्कुल सही। और इसलिए पाकिस्तान को ग्रोथ बहुत जरूरी है। स्टेबलाइजेशन के साथ हमें ग्रोथ के ऊपर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे रोजगार भी बनती है, उसमें सप्लाई बेहतर होती है, उससे हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और हमारी डिपेंडेंस जो है इंपोर्ट्स पे वो कम होगी और रोजगार के मौके ज्यादा से ज्यादा होंगे। तो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, इसको सक्सेसफुल होना चाहिए और इसके बाद से चीन और दूसरे ममालिक से भी हमें ये करना चाहिए ताकि डिफॉल्ट जो है पाकिस्तान का उसके इम्कानात बिल्कुल खत्म हो जाने चाहिए। सर, जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान की मैशत को इस वक्त ग्रोथ की बहुत शदीद ज़रूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर हम देखें तो ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान का जो रुपया है वो मुस्तहकम हो रहा है। इसके पीछे आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या सऊदी सरमायाकारी है, या अगर दोस्त मुल्कों से जो हमें 4 अरब डॉलर आना है, या ADB की मद में जो 1.5 अरब का मुआहिदा है वो इसकी वजूहात है?
कि अभी भी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ऊंची हैं और हमारी अदायगियां भी बहुत ऊंची हैं, और जाहिर है कि जब भी हमें थोड़ा बहुत कोई मदद आती है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसा आया, इससे पहले IMF का पैसा आया, वो हम तमाम का तमाम इमीडिएटली गुम हो जाता है, मतलब इस्तेमाल हो जाता है, और हमारे रिजर्व्स जो हैं वो नहीं बढ़ रहे। तो हमने ये काम करना है कि ये रिजर्व्स को भी बढ़ाना है, ये जो फ्लोज हैं इनको एक किस्म का कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करना है, और जो नई सरमायाकारी है वो भी करनी है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। वो अगर होती चली जाएंगी तो फिर हमारी इकॉनमी जो है एक सही सेंस में चलेगी और जो मुश्किलात हैं उनसे हम निकलेंगे। अभी मेरे ख्याल में हमें बहुत जल्दी इन प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिलेगा, लेकिन मुस्बत डायरेक्शन में जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर, चूंकि आप मैशत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और काफ़ी अरसे से आप मैशत को देख भी रहे हैं, पाकिस्तान के उतार चढ़ाव जो है मैशत के हवाले से, तो क्या समझते हैं कि 2023 में पाकिस्तान की मैशत को कहाँ पर देखते हैं? और जो अभी मजमूई सूरत हाल है वो तो यही है कि कर्जे आएंगे और कर्जे वाजिबुल अदा भी हैं। क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि हम ये कर्जों के अलावा किस तरह अपनी मैशत को सहारा दे सकते हैं? देखें, एक चीज़ तो ये है कि इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस हमारे में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें इस वक्त जो पाकिस्तान के यूरो बॉन्ड्स हैं या पाकिस्तान के इंटरनेशनल सुकूक्स हैं, उनके ऊपर जो इस वक्त डिस्काउंट है वो बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमें बखूबी इस चीज़ के हवाले से आगाह किया कि सऊदी अरब में आज $12 अरब सरमायाकारी के मंसूबों पर कर दिए गए हैं।